बात कर लेते हैं बंगाल रेप कांड की, जिसे लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त जो हैं वो गुस्से में हैं। देश भर में हड़ताल पर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। घटना की पारदर्शी तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में देश के बड़े अस्पतालों की सेवाएं आज प्रभावित हैं। इस हड़ताल की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन का ऐलान, हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ओपीडी बंद है। मरीजों को परेशानी सीधे तौर पर यहां हो रही है। तो बंगाल में जो कुछ हुआ उसका असर, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और पहले ही बंगाल के डॉक्टर्स ने पूरे देश भर के डॉक्टर्स से इस बात की अपील की थी कि वो भी हड़ताल पर जाएं, और आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं कई मांगों को लेकर। इस मामले में पारदर्शी तरीके से जांच की मांग की जा रही है। दिल्ली में भी कई बड़े अस्पताल जिनकी सेवाएं आज प्रभावित हो रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में देखिए जो बड़े अस्पताल हैं जहां मरीजों का तांता लगा रहता है, आज वहां पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली का एम्स हो, चाहे यहां पर आरएमएल हॉस्पिटल हो, एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जीटीबी, लेडी हार्डिंग, सभी जगह पर इस वक्त ओपीडी क्योंकि प्रभावित है, बंद है। ऐसे में आप पीजीआई की तस्वीरें देख रहे हैं, केजीएमयू की तस्वीरें देख रहे हैं, लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के और भी जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे कोलकाता के हों, चाहे सिलीगुड़ी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। सब जगह रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली में क्या फिलहाल इस वक्त हालात हैं, सीधे अजातिका हमें बताएंगी। अजातिका, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, ओपीडी बंद है, जाहिर है मरीजों के सामने बड़ी परेशानी इस वक्त आ रही होगी। जी बिल्कुल शरीन, जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में जहां दिल्ली में लोग ना सिर्फ दिल्ली के लोग इलाज कराने आते हैं बल्कि पूरे देश भर से इलाज कराने आते हैं, और ऐसे में जब हड़ताल पर डॉक्टर्स आ जाएंगे तो जाहिर है कि ऐसे में परेशानी ज़रूर होगी। लेकिन डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, इस वक्त बात करने के लिए सर गंगाराम अस्पताल से रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप उनके जो बाजू है उस पर भी ज़रा गौर करिए, आपको काले रंग की जो पट्टी धारी दिखाई देगी वो उस प्रोटेस्ट में है। जो हादसा हुआ कलकत्ता में, वैसा हादसा पूरे देश में कहीं ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी हो, और इसके लिए वो लगातार जो डिमांड्स है वो देश भर के डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिनमें से गंगाराम अस्पताल के भी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर चाहत, क्योंकि महिला का हमने देखा कि किस तरह से हादसा हुआ, उसके बाद में महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। आपकी बहुत लंबी शिफ्ट्स होती हैं, बहुत घंटों तक आप लोग अस्पताल में वक्त बिताते हैं, क्या कुछ ऐसे में आपके जहन में चल रहा है? देखिए, एज अ डॉक्टर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी मरीज़ अगर पीड़ित पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो हम उसे ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉन्ग ड्यूटी आज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेचारी अपना 36-38 आवर ड्यूटी करके एक सेमिनार रूम में गई सोने के लिए, जहाँ की बेसिक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, जो ये ह्यूमन राइट है। एज ए सेफ वर्किंग प्लेस उसे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इससे बड़ा भी घोर अपराध और क्या हो सकता है। ऑलरेडी सोसाइटी का डिसेंसिटाइजेशन हो गया है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स की तरफ, अब रेप और मर्डर तक होने लग गए हैं। I think we are just regressing as a society. मैम, आपका क्या नाम हुआ और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो अपराध देखा गया? ऐसे पहले भी हमने कई सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके साथ में क्राइम्स देखे हैं, लेकिन जो डिग्री है क्राइम की वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। मेरा नाम डॉक्टर तनुश्री है, और सही में क्राइम बढ़ नहीं गया, पर क्राइम की वैरायटी भी बढ़ गई है। पहले तो वायलेंस होता था, अब रेप और मर्डर तक हो रहा है। एक डॉक्टर इतने घंटे के बाद सिर्फ एक जगह चाहता है जहाँ पर वो बैठ सके, सो सके, आराम कर सके। आजकल देश में अस्पतालों की ऐसी स्थिति हो गई है कि बेसिक रेस्ट करने के लिए जगह भी नहीं है, और जगह उसने सेमिनार रूम में किया तो वहाँ पे कैमरा नहीं। इस वक्त वो बता रहे हैं कि आखिर डॉक्टर्स की अपनी परेशानियां क्या है, क्यों उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज से ही बड़ी खबर, जहां लेडी डॉक्टर से दरिंदगी का मामला, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफे की वजह जो बताई जा रही है वो ये कि सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम किया जा रहा था। डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से कहा गया कि मृतक मेरी बेटी जैसी थी, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। ये कहते हुए सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते हुए संदीप घोष ने इस्तीफा दिया, और इसे अपने इस्तीफे की वजह बताई है कि दरअसल उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कुछ उस बेटी के साथ हुआ वो मेरी बेटी जैसी थी, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अबीर दत्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अबीर, प्रिंसिपल का इस्तीफा ये कहते हुए कि मेरे को बदनाम किया जा रहा है इस मामले में, इसीलिए इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए,
जो जानकारी हमको मिला है सुबह में कि प्रिंसिपल जो आरजी कोर हॉस्पिटल जहां से ये घटना का शुरुआत हुआ है, वहां का जो प्रिंसिपल है वो अभी इस्तीफा दे दिया है। और अभी जो सिचुएशन है इसलिए वो इस्तीफा, क्योंकि सोशल मीडिया में पोस्ट हो रहा है और जो स्टूडेंट का जो एजिटेशन वो भी चल रहा है। उन लोगों का जो मांग है उनको पूरा करना है, यही उनका मांग है। एक तरफ से हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज का, ये आरजी कोर मेडिकल कॉलेज का, उनका एजिटेशन चालू है। दूसरी तरफ मेरा कैमरा पर्सन प्रतीक राय को दिखाने के लिए बोलूंगा कि यहाँ पर जो इमरजेंसी का गेट है वहाँ पे नर्स वो भी ये जो मोर्चा है, मोर्चा में वो शामिल हुआ है। उनसे थोड़ा बात करेंगे जो यहाँ पे जो ये एजिटेशन कर रहा है। एक बात बताइए, आप लोग जो मांग किए थे कि ये प्रिंसिपल को बर्खास्त करने के लिए प्रिंसिपल खुद वो रेजिग्नेशन दे दिया है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं, कब तक चलेगा ये? पहली बात तो हम लोग ने किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया था और ना ही वो हम लोग का प्राइमरी जो था डिमांड था। हमारा प्राइमरी डिमांड हमेशा से डे वन से जस्टिस रहा है, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। उसके बाद अगर कहीं पे भी इस टाइप की घटना घटी और पुलिस का भी जो भी स्टेटमेंट आया है, आपके हिसाब से आपने तो सुना है पुलिस का क्या स्टेटमेंट आया है, अगर कहीं पे भी आपको लगता है, मान लीजिए किसी भी जगह पे इस टाइप की घटना घटे, तो उसमें कौन जिम्मेदार हो सकता है? जो पुलिस का वर्जन है, जो हम लोग के पास अभी वर्जन है, उससे बताइए आपकी क्या हो सकती है। मैं तो सवाल बाकी लोगों से कर रहा हूँ कि कौन जिम्मेदार है? कब तक चलेगा ये एजिटेशन, कब तक चले? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चलेगा। और क्या, सारी मांगे जो भी था हम लोग ने सब एक बार यहाँ पे आप सब लोग के सामने बता दी है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चलेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये एजिटेशन चलेगा। और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आज जो विक्टिम हैं उनके घर गए थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की गृह मंत्री से मांग, डीन समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों से इस्तीफा लें, विरोध कर रहे डॉक्टर्स पर पुलिस एक्शन ना ले, मृत ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का लिखित आश्वासन भी दें। और क्या कुछ इस मांगों को लेकर बात की गई है गृह मंत्री से, इस पर जानकारी देंगे हमारे संवाददाता नीरज। देखिए भैया, डॉक्टर्स की डिमांड है। डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से ये सारी चीज़ें डिमांड की है कि ये ऐसा उनके साथ होना चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि गृह मंत्री की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई कि उधर से क्या रहने वाला। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही इस मुद्दे पर अपनी बहुत सारी बातें रखी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये सरकारी आतंक का एक चेहरा है, सरकारी आतंक का एक दिखाई पड़ रहा है कि कैसे वहाँ का पश्चिम बंगाल, चूँकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकारें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर आमने सामने रहती हैं। केंद्र सरकार लेड भारतीय जनता पार्टी हमेशा राज्य की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरती रही है और आज जो मुद्दा है इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेरा। तो अब देखना ये होगा कि क्या जवाब रहता है गृह मंत्रालय का। लेकिन प्राइमरी तो ये जो मामला है वो मामला राज्य सरकार से के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है कि राज्य सरकार की पुलिस, राज्य सरकार का पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। बड़े लेवल पर, बड़े मसले पर देखा जाए तो गृह मंत्रालय इंटरवीन कर सकता है, लेकिन चूंकि लोकल इशू होने की वजह से, ये एक घटना होने की वजह से, एक हत्या का मामला होने की वजह से ये मामला सीधे तौर पर राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है। जाहिर है, लेकिन अब ये कोलकाता से निकलकर, पश्चिम बंगाल से निकलकर इसका असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है और अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ सरकार की तरफ से डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर इसकी मांग की गई है। हिंडनबर्ग के खुलासे पर जिस तरह से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है कि देश को आर्थिक तौर से बर्बाद करने की साजिश की जा रही, आर्थिक अराजकता, अस्थिरता लाने की कोशिश है, बीजेपी का सीधा आरोप है ये। अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाना चाहती है कांग्रेस, बीजेपी ये सवाल कर रही है। हिंडनबर्ग में मुख्य इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस हैं। रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का काम जॉर्ज करते हैं। हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया। इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से अपना यहां पर पक्ष रखा और कहा कि यह दरअसल एक देश में अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। नीरज,
अब क्या इससे मुश्किलें कम होंगी? हालांकि अब आगे किस तरीके से यह मामला जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन विपक्ष तो एक साथ इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है, आपने पहले भी बताया कि हिंडनबर्ग के मसले पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के आज बहुत ही सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने कहा कि दरअसल हिंडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस का स्टेक है और जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है जो पिछले काफ़ी दिनों से भारत की सरकार को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। तो हिंडनबर्ग के सहारे विपक्ष पूरे सरकार को न सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता है बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हिंडनबर्ग के मामले में इनका साफ मानना है कि सेबी ने जो जवाब मांगे, सेबी ने जो नोटिस हिंडनबर्ग को दिया, हिंडनबर्ग ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया और हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट में भी उस नोटिस को शो कर रखा है। लेकिन वो जवाब देने के बजाय हिंडनबर्ग ने एक नया सिगुफा छोड़ दिया है और उसके पीछे का पर्पस सिर्फ ये है, वो देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहता है और विपक्ष ने हिंडनबर्ग को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो दरअसल देखिए 18 महीने के बाद हिंडनबर्ग की सरकार भी एक और सामने आई है और इसके सामने आने के बाद पहले ही लग रहा था कि इस तरीके से वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। बात करेंगे हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से आए भूचाल की। हालांकि देखिए, इसके असर की जो बात की जा रही थी, मार्केट पर वो असर बेअसर रहा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। अडानी के शेयर्स में लगभग 1% की ही गिरावट दर्ज की गई है। जो कहा जा रहा था, जिसको लेकर एक अंदेशा जताया जा रहा था कि इस रिपोर्ट के बाद मार्केट पर इसका असर देखने को मिल सकता है, अडानी ग्रुप के शेयर्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। अगस्त का महीना चल रहा है और देश भर में आसमानी आफत मुसीबत बनकर बरस रही है। मानसून की मार लोगों को परेशान कर रही है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाबी सितम देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हर जगह आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सिर्फ यही तस्वीरें नहीं है, आगे आपको सैलाब का हर सितम भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है लोगों के सामने। और राजस्थान से आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, बड़ी खबर दे दें। भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। राजस्थान के कई शहर और गांव जलमग्न हैं। गंगापुर सिटी में पानी भरा हुआ है। एक गांव पूरी तरीके से पानी से घिर गया है। भारी बारिश की वजह से चारों तरफ इस गांव में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने। राजस्थान में कैसे बारिश मुसीबत बन रही है लोगों के लिए। घर डूब चुके हैं, पूरी सड़कें तालाब नजर आ रही हैं। ये देखिए, आधे आधे मकान, झोपड़ियां, सब कुछ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की कमर तक पानी भरा हुआ है। नाव का सहारा लिया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये राजस्थान का हाल है। और आपको अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। फिलहाल क्या हालात हैं, बारिश की वजह से किस तरह की मुश्किलें हैं, मनीष बताइए हमारे दर्शकों को। शिरीन, अभी आपने जैसे गंगापुर और हिंडौन का जिक्र किया, वो तो फिर भी राजस्थान से सुदूरवर्ती जिले हैं। मैं तो राजधानी की तस्वीर आपको और दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जो जयपुर की प्राइम रोड है और इसको सीकर रोड कहा जाता है। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो पूरा दरिया बह रहा है, बीच में वाहन चल रहे हैं और जिस तरीके से वाहन निकल रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बारिश ज़्यादा हुई, जो कि लगातार हो भी रही है, तो क्या हश्र होगा इस पूरे इलाके का। पानी दुकानों में, क्योंकि ये रिहायशी इलाका भी है, आसपास व्यापारिक प्रतिष्ठान भी है, तो ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी का क्या हाल हो रहा है। और ये तो फिर भी ऊपरी इलाका है, अगर निचले इलाकों की हम बात करें तो बेहद ख़राब हालात हैं। राजस्थान का गंगापुर सिटी, इसके अलावा हिंडौन, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा, ये वो इलाके हैं जहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार इन इलाकों में काम कर रही है, लेकिन आफत की बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। अगले 3 दिनों तक राजस्थान के पूर्वी इलाके में भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। राजधानी जयपुर में भी लगातार पानी गिर रहा है। आप हालात इस वक्त भी देख सकते हैं कि जब हम ये लाइव कर रहे हैं तब भी इस वक्त बारिश हो रही है और सड़कों पर लगातार पानी जमा होता है।
बारिश रुकती है, पानी उतर जाता है, लेकिन हालात सामान्य होने में कई कई घंटे लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में इस बार औसत से ज़्यादा बारिश हुई। अगर राजधानी जयपुर समेत पूर्वी इलाकों की मैं बात करूं, काफ़ी ज़्यादा बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। जी श्री। हैरान करती है ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं मनीष, यकीन नहीं होता कि राजस्थान की तस्वीरें जहां पर जो सड़क है वो पूरी तालाब जैसी दिख रही है। आप रहिएगा मनीष, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दे कि कैसे यहां बारिश मुसीबत बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेती हूँ। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदी नाले सब उफान पर है। रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसमें कैसे लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। देखिए, बाइक सवार इस रोड को पार करने की कोशिश शायद कर रहा था, लेकिन उसी बीच इसकी बाइक इस तेज बहाव में फंस गई। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरीके से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे फिर वहां पर कुछ और लोगों ने, देखिए, बाइक और वो बाइक सवार दोनों फंसे हुए हैं, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिया के ऊपर बह रहे पानी को पार करने की कोशिश कर रहा था ये बाइक सवार, उसकी जान खतरे में पड़ गई और बाइक सवार कोशिश कैसे उसकी विफल हो गई, यहां तक कि जान उसकी खतरे में आ गई। सबसे बड़ी भूल यहां पर जो है वो साबित हो सकती है अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो। सवाई माधोपुर में भी हालात इस वक्त बुरे हैं। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और लोगों के लिए जानलेवा बना सड़क पर बहता हुआ सैलाब। पानी में बहने से एक महिला की मौत हो गई है। एक दिन पहले भी एक युवक पानी में बह गया था। तो बारिश लगातार मूसलाधार हो रही है जिसकी वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। अब नदियों का पानी रिहायशी इलाकों तक जा रहा है, सड़कों को अपनी जद में ले रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। सवाई माधोपुर का मामला, पानी में बहने से एक महिला की मौत हो गई और ठीक एक दिन पहले इसी तरीके का एक हादसा हुआ था जब एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया था। अभी क्या वहां पर मौजूदा स्थिति है, लोकेश तत्वाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, एक महिला की मौत हो गई, बारिश का पानी अब लोगों के घरों में घुस रहा है, सड़कों तक पर अपनी पूरा जद में सड़कों को ले लिया है, क्या फिलहाल मौजूदा स्थिति है? देखिए, पूरे मामले में बताना चाहूँगा, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्र में लगातार आज 72 घंटे से लगातार बारिश होते हो गई और यहाँ लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और आसपास रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ हमारे नजदीक और यहाँ पे आसपास जो नदी नाले तालाब है काफी मात्रा में। और जो जहाँ पे इसके हमारे यहाँ मैं पीछे बताऊंगा, जो हमारा नाला है इसमें एक युवक कल अचानक बैलेंस खोने से गिर गया था। उसके बाद यहाँ पे आज एक डिग्गी यात्रा के लिए पैदल जाने वाली एक महिला थी जो नाला पार कर रही थी और तभी एकाएक वो बह गई, जिसे एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने निकाल लिया है। फिलहाल वो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और टोंक जिले में जाने वाली थी। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए किस तरीके के इस वक्त हालात बने हुए हैं, लोगों की जान तक पर बना रही है। एक महिला की मौत सवाई माधोपुर में हो गई पानी में डूबने की वजह से। तो ये तो आपने राजस्थान की तस्वीरें देखी और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि बिहार तक इस वक्त मौसम की मार झेलने को मजबूर है। बिहार की राजधानी पटना का हाल आपको दिखाते हैं कि कैसे राजधानी की सड़कों पर गंगा का पानी बह रहा है। जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही पटना के कंगन घाट और महावीर घाट पर भी गंगा इस वक्त अपने पूरे उफान पर है। नदी के पानी से घाट डूबे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, पटना के कंगन घाट, महावीर घाट, जहां पर घाट आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि पूरा पानी भर चुका है। और दूसरी तरफ आप सड़कों की भी स्थिति देखिए, कैसे जब नदियां उफान पर हैं तो वो पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है और वहां से वाहन का गुजरना, लोगों का पैदल गुजरना भी बहुत मुश्किल हो चला है। कई तरह की परेशानी जल भराव की वजह से बिहार में भी लोगों के सामने आ रही है। कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से कट चुके हैं, जिनका संपर्क टूट चुका है और ऐसे में मुश्किलें कई सामने आ रही हैं। मनीष का रुख एक बार फिर से करते हैं। मनीष, हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में बारिश अभी भी हो रही है और सवाल ये उठता है कि जब यहाँ राजधानी का ये हाल है, जब जयपुर का ये हाल है, तो बाकी जगहों पर स्थिति क्या होगी अभी? बिल्कुल शिरीन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजधानी का अगर ये हश्र हो रहा है बारिश में, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि राजधानी जयपुर में ड्रेनेज यानी निकासी का कोई प्रावधान ही नहीं है। जिस सड़क पर मैं ये खड़ा हूँ ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र में आती है। हर साल यहाँ पानी जमा होता है, व्यापारी और यहाँ रहने वाले लोग परेशान होते हैं। ये खासतौर पर 3 जिले जो बड़े जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिला,
बीकानेर जिला, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये वो सड़क है जो इन जिलों को कनेक्ट करती है। हर बार बारिश में इसी तरीके का हश्र होता है, सरकारी अधिकारी आते हैं, मशीनरी आश्वासन देती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। शिरीन, इससे बुरी स्थिति क्या होगी जो हम दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, कि इस तरीके से सड़क अगर दरिया में तब्दील हो जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में गंगापुर जो हाल में बना हुआ जिला है, या सवाई माधोपुर जो बहुत दूर का जिला है, वहाँ पे किस तरीके के हालात होंगे। अब तक लगभग 24 लोगों की मौत वर्षा जनित हादसों की वजह से हुई है। हालांकि ये 24 लोगों पर इस तरह टूटी कि उनकी जान जो है वो चली गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक दर्दनाक हादसा हुआ, कार के नाले में बह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर बड़ा हादसा हुआ। ये शादी समारोह में ये परिवार जा रहा था, एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई, 2 लापता हैं। बारिश की वजह से नदी नालों में इस वक्त भारी उफान है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये कार किस तरीके से फंस गई। पानी का बहाव, पानी कितना तेज गति से आगे बह रहा है और उसी में ये पूरी कार जो है वो फंस गई। और ये जो हादसा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं कि ये शादी समारोह में पूरा परिवार जा रहा था और हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर ये बड़ा हादसा हुआ। शायद इस रास्ते को या तो क्रॉस करने की कोशिश की जा रही होगी, उसी वक्त यहां पर बैलेंस बिगड़ा, कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पानी बहुत तेज, बहाव उसका काफी तेज था, बहुत तेज गति से आगे बह रहा था, जिससे ये कार संभाल नहीं पाई, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और एक परिवार के 9 लोगों की जान चली गई, 2 अब भी लापता हैं।